हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिक्स क्लासेस। आज हम करने वाले क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फोंटे। जीएल फोंटे एक मैक्सिकन राइटर हुआ करते थे। पढ़ने में ये लग सकता है आपको फोंटेस, पर इसको फोंटे पढ़ेंगे लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका यानी साउदर्न अमेरिकन कंट्रीज की लैंग्वेज हुआ करती है बेटा लैटिन अमेरिका। तो ये लैटिन अमेरिका के एक लेखक थे। ये उनकी एक कहानी है जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम लगता है लेटर टू गॉड, थोड़ा सा डरावना सा लगता है कि भाई ईश्वर को चिट्ठी। अभी तक हम जो है प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखते आए हैं, एडिटर को लिखते आए हैं, ये गॉड को चिट्ठी है। इसका फॉर्मेट किस तरह का होने वाला है? काइंड ऑफ अ फनी थिंग। चलिए स्टोरी पे आने से पहले हम थोड़ा चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। दिस स्टोरी रिलेट्स टू ए फार्मर नेम लेंचो। मेन कैरेक्टर है भाई लेंचो। लेंचो क्या होता है बेटा? एक फार्मर, किसान होता है। ठीक है, लेंचो के ऊपर ये कहानी है पूरी। ही हैड ए क्रॉप ऑफ कॉर्न। मकई की खेती होती है, कॉर्न की। ट्विस्ट केम अप द अनएक्सपेक्टेड हेल्सटॉर्म। यानी एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब वो, वैसे किसान जो होता है वो हमेशा बारिश की उम्मीद में होता है और अचानक से हेल स्टॉर्म हो जाता है, यानी ओले पड़ जाते हैं। वहां कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। इन दिस हार्श सिनेरियो लेंचो हैज द लास्ट होप फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। अब इस सिचुएशन में किसान होने के नाते वो बेबस होता है और मात्र सहारा ढूंढता है वो ईश्वर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा ईश्वर विश्वासी होता है और हर चीज का सॉल्यूशन वो ईश्वर में मानता है। तो ये है इंट्रोडक्शन। अब हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इस स्टोरी में क्या है, किस तरीके से वो लेटर लिखता है गॉड को और उससे क्या रिस्पॉन्स गॉड उनको देते हैं, या किस तरीके की स्टोरी ये रहने वाली। काफी इंटरेस्टिंग है इसको समझना। द हाउस, द ओनली इन द एंटायर वैली, sat on the crest where one could see the river and field of rip corn। अगर लेंचो के घर की बात कर रहे हैं तो वो पूरे वैली में इकलौता एक घर था जो कि टॉप पर था, हिल के बिल्कुल, जैसे पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ियों के ऊपर था बिल्कुल। ठीक है, और वहां से वो अपनी फील्ड देख सकता था, यानी मकई की खेती देख सकता था, रिवर देख सकता था। एक सुनहरा नजारा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसे सीनरीज वगैरह में होता है, बिल्कुल वैसे ही वहां से वो अपनी खेती भी देख सकता था। द ओनली थिंग लेंचो एक्सपेक्टेड ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। यानी उसकी फसल की कटाई का वक्त हो गया था, वो पूरी तरीके से अभी सिर्फ और सिर्फ निर्भर था बरसात पे, कि बरसात एक तरीके से हो जाए तो उसकी फसल जो है वो नई पकड़ ले, उसकी फसल के लिए वो हेल्पफुल हो जाए। यहाँ पे दो वर्ड का इस्तेमाल हुआ बच्चों, डाउनपोर। डाउनपोर मतलब बरसात, तेज बरसात हो जाए जिससे हेल्प हो जाए फसल में। और दूसरा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ नहीं तो एक एटलीस्ट एक शावर ही हो जाए, बूंदाबांदी ही हो जाए, जिससे आसानी हो जाए या फसल उसकी बेहतर तरीके से कटने के लिए तैयार हो जाए। लेंचो एक्सपेक्टेड अ गुड क्रॉप सो ही डेस्परेटली सीज द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। लेंचो को उम्मीद होती है कि एक इस बार की जो फसल है वो बहुत अच्छी कटने वाली है और बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसलिए वो जैसे ही फसल के कटने का टाइम आता है बहुत डेस्परेटली, यानी बहुत उम्मीद के साथ, होपफुलनेस के साथ वो देखना शुरू कर देता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का यहाँ स्पेसिफिक क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि इस दिशा से बादल का चलन होता था। बादल जो थे वो इस दिशा से आते थे जो बरसात करती थी। ठीक है, तो वो इस दिशा में लगातार कई दिनों से देख रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि बरसात आए। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है लेंचो की, उसी तरीके से होता भी है कि बादल जो है बरसात के मंडराने शुरू कर देते हैं, दिखने शुरू कर देते हैं लेंचो को। तब वो बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ये वो अपनी पत्नी को कहता है कि हम वाकई में कुछ अब जो है बरसात पाने वाले हैं। तब उसकी पत्नी का कहना होता है, वुमेन रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, यानी ईश्वर ने चाहा तो जरूर। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी उसके जो बड़े बेटे होते हैं लेंचो के, वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस,
और छोटे बच्चे जो होते हैं उसके वो घर के आसपास में खेल रहे होते हैं। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम फॉर डिनर। और सपर का इस्तेमाल एक किया गया बेटा, सपर कहते हैं आखिरी भोजन दिन का, सपर, द लास्ट सपर। सुना होगा आपने लास्ट सपर के बारे में, एक फेमस पेंटिंग है दा विंची साहब की, तो उसका ही एक वर्ड यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया है, सपर, और वहीं पे उसका मतलब है, उसका तात्पर्य है डिनर से। तो उसकी माँ उनको, बच्चों को जो खेल रहे होते हैं और जो फील्ड पे वर्क कर रहे होते हैं, वो बुला लेती है खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड फॉर हैवी रेनफॉल एंड द बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगिन टू फॉल। लेंचो जो होता है आशावादी इंसान भी होता है साथ में, तो वो प्रेडिक्शन करता है कि इस बार जो है वो बरसात तो जरूर होएगी और अच्छी होएगी, जिससे फसल में बहुत मदद होने वाली है। और ऐसा होता भी है, बरसात होनी शुरू हो जाती है जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया है। द एम वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। जो मिट्टी की महक आनी शुरू हो जाती है, जो बरसात से पहले की जो महक आनी शुरू हो जाती है ना, वो बहुत स्वीट, बहुत ही एस्पायरिंग होती है, बहुत ही मजेदार होती है। लेंचो में पॉजिटिविटी से भर देती है लेंचो को। लेंचो केम आउट फॉर फीलिंग द प्लेजर ऑफ रेन। वो बरसात की उस महक को और बरसात के उस फीलिंग को फील करने के लिए बाहर आ जाता है। ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स। वो खुशी से अपने विचारों को और ज्यादा भावनाओं में बह के वो अपने विचारों को और अच्छे से व्यक्त करता है कि ये मात्र रेन ड्रॉप नहीं है फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये कॉइन की तरह है, ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये कॉइन है। और उसने इसको सिग्निफाई किया, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। उसने कहा कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की तरह है, एंड 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5। और लिटिल वंस जो है वो 5 पैसे की तरह, 5 सेंट की तरह, यानी उसको पैसे की तरह नजर आओ। जाहिर सी बात है कि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी से कटेगी, फसल अच्छे से प्राप्त होगी तो पैसा भी आएगा। उसने उस चीज की तरह उसको सिग्निफाई किया, कंपेयर किया एट दैट मोमेंट। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। पर एकदम से एक इस तरह की घटना हो जाती है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। माहौल एकदम अच्छा हो रखा था, प्लेजेंट हो रखा था। लेंचो पूरा उम्मीद जो उसकी थी फसल से रिलेटेड वो सारी पूरी होती नजर आ रही थी, पर सडनली एक बहुत तेज विंड का ब्लो होना शुरू होता है रेन के साथ साथ, और बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल विच रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो है अचानक क्या होता है कि एकदम से बहुत तेज हवा के साथ बरसात शुरू होती है, और बरसात के साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं जो कि सिल्वर कॉइन की तरह नजर आते हैं। द बॉय केम आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। बच्चा बाहर आता है और फ्रोजन पल्स को, पल्स मतलब मोतियों की तरह नजर आते हैं ओले, आपने देखा भी होगा, उनको उठाने के लिए बाहर आ जाता है। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो एक किसान होता है उसका दुःस्वप्न 2 चीजें होती हैं। उसका सबसे बुरा सपना होते हैं 2 चीजें, एक होता है बहुत भयंकर सूखा, और दूसरा होता है बच्चों ओले पड़ जाना। ओले पड़ने से सारी फसल बर्बाद होनी शुरू हो जाती है, पूरा साल भूखमरी की हालत में किसान बिता जाता है। तो ये नजारा जिस तरीके का रहा होगा लेंचो के लिए, आप समझ ही पाएंगे कि उसकी हालत कैसी होगी इस दृश्य को देखकर। Hailstone began to fall, which resembles new silver coins. The boy came out to collect the frozen pearls. वो बाहर frozen pearls की तरह जो दिखते हैं मोती की तरह, उनको वो उठाने, कलेक्ट करने आ जाता है। लेंचो exclaimed, I hope it passes quickly. लेंचो खुद को दिलासा देता है कि ये जो है जल्दी पास अवे हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा और बरसात होने लग जाएगी, ओले नहीं गिरेंगे। वो खुद को दिलासा देता है। बट इट डिडंट फॉर एन आवर। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। 1 घंटे तक जबरदस्त तरीके से ओले गिरते हैं, घर पे गिरते हैं, गार्डन में गिरते हैं, हिल साइड गिरता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उसके कॉर्नफील्ड में भी गिरता है। और पूरी वैली जो है वो न्यू सिल्वर कॉइन्स जैसे दिखने वाले फ्रोजन पल से भर जाता है पूरी तरीके से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरी तरीके से जो मक्के की फसल थी
वो बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंचो's soul was filled with sadness। लैंचो का दिल जो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी अंतरात्मा जवाब दे चुकी थी। वो पूरी तरीके से परेशान था कि ये चीज जानने वाली बात है, ये चीज समझने वाली बात है कि जिस तरीके से ओले पड़े थे, 1 घंटे की ओलेबारी ने सारी चीज, सारी फसल उसकी तबाह कर दी थी पूरी तरीके से। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। वो फील्ड के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चे को कहता है, अपने बेटे को कहता है, अ प्लेग ऑफ लकस्ट वुड हैव मोर देन दिस। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो इस सिचुएशन को अनदर सिचुएशन के साथ कंपेयर करता है जहां पे लकस्ट यानी कि टिड्डे आ जाते हैं बच्चों, पेस्ट, कुछ पेस्ट होते हैं जो मतलब आ जाते हैं और वो पूरी फसल को खराब कर देती है। वो आना इससे बेहतर था। वो आ जाते तो वो कुछ ना कुछ छोड़ देते फसल में, पर ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हेल स्टॉर्म जो हुआ है उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया फसल को। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन। वो नाइट जो थी वो बिताने लायक नहीं थी, वो घुटन वाली थी उसके लिए। रात बिताना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लैंचो सेड, देयर इज नो वन कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर इवेंचुअली। लैंचो को लगा कि हालात इतने खराब हैं, हो सकता है इस साल जो है हम पूरा भुखमरी को फेस करेंगे, फेमाइन जैसी कंडीशन आ जाएगी हमारे लिए, क्योंकि मकई से उनकी जिंदगी बंधी हुई थी। मकई की खेती वो करता था लैंचो, वो बेच के अपना आजीवन चलाता था, अपनी जिंदगानी को बेहतर करता था। पर इस साल वो बिकेगी नहीं तो उसका कैसे सर्वाइवल चलेगा। सर्वाइवल से वो बहुत दूर चला गया। उसके मन में सब कुछ, जिसे कहते हैं एक पल के लिए नेगेटिव ख्यालों से वो भर चुका था। लैंचो हैड स्टिल फेथ इन द गॉड। वो फिर भी ईश्वर विश्वासी था और उसके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि अब भी उम्मीद है। वो कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है कि कोई भूखा नहीं मरता ईश्वर के होते हुए। देर इज वन पावर हु सीज एवरीवन एंड एवरीथिंग। एक ताकत है, वो ऊपर वाला है जो सबके हालातों को देखता है, सबको बहुत अच्छे से नजर रखता है सब पर और सबके लिए करता है। लैंचो को अब भी उम्मीद थी कि ईश्वर चाहेगा तो उसको इस सिचुएशन से जरूर निकाल पाएगा। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लैंचो जो था वो ऑक्स ऑफ ए मैन यानी एक मुहावरे का यूज हुआ है बेटा, इडियम्स का यूज हुआ है यहाँ पे, यानी मेहनती था। उसने पूरे साल बहुत मेहनत के साथ काम किया खेत में। अब इतना काम करने के बाद उसको जाहिर सी बात थी कि उसको उम्मीद थी कि उसकी फसल इस साल जो है वो वंडर्स लाएगी, यानी बहुत अच्छे नतीजे लेकर आएगी। और अचानक इस तरह के हादसे से वो बिखर चुका था, लेकिन फिर भी वो ईश्वर में अपनी आस्था रखने के कारण वो उम्मीद रखता है कि ईश्वर इस सिचुएशन को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। फील्ड वर्कर और एक फार्मर होने के बाद भी वो बहुत पढ़ा लिखा भी था, वो अच्छे से पढ़ा लिखा था, बट ही स्टिल नोज हाउ टू राइट। उसको वो लिखना पढ़ना जानता था और वो अच्छे से चीजों को मैनेज करना जानता था। द फॉलोइंग संडे यानी उस हादसे के बाद वाले जस्ट आए संडे में वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है दिन के टाइम, ही बिगिन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वो सोचता है बैठकर कि संडे को जरूर मैं जाऊंगा और पोस्ट ऑफिस में एक चिट्ठी लिखूंगा और उसको गॉड के पता पर डालूंगा चिट्ठी को। सुन के थोड़ा फनी साउंड होता है, पर ही इज रियली गोना डू दिस। अब उस चिट्ठी को वो लिखता कैसे और क्या क्या चीजों का वो सामना करता है, क्या चिट्ठी लिखने से उसको फायदा होता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अब इस चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क क्या है बच्चों आप लोगों की, कि ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखने हैं अपनी लैंग्वेज में।
जितना आपको स्टोरी अभी तक हुआ है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जहां जहां इन्वर्टेड कॉमास में और फ्रेजेस का या इडियम्स का यूज हुआ है उसको मैंने अंडरलाइन किया है। इन सब के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, इन सब का यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, वोकैबुलरी सेशन। अब ये सेशन बच्चों साल भर हम करने वाले हैं हर चैप्टर के साथ और हर इंग्लिश की क्लास के बाद। इसका एम है बच्चों हमारा कि बोर्ड एग्जाम से पहले तक हम कुछ ऐसे कलेक्टिव वर्ड्स जो है वो गैदर कर लें जिसका इस्तेमाल हम अपने आंसर्स में करेंगे, जो कि हमारे आंसर की क्वालिटी को और अच्छा करेगा। ये नॉट ओनली आपके लिटरेचर में वर्क करेगा बल्कि आपके राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा जब हम राइटिंग सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसका फायदा यह है बच्चों कि ये सारे वर्ड जो हर दिन जो हम कर रहे हैं, जैसे हर दिन का हमारा टारगेट होगा बच्चों 3 नए वर्ड सीखना। अब इन नए वर्ड का इस्तेमाल हम राइटिंग स्किल्स में और लिटरेचर में जब करेंगे, आप लोग जब मुझे टेस्ट देंगे, जब और हम लॉकडाउन के बाद जब मिलेंगे, जब हमारी ऑफलाइन सेशंस होंगी, तब आपको इन सारे वर्ड का यूज लेटर राइटिंग में या स्पीच राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, इन सब में इन चीजों का यूज करोगे आप, और इन वर्ड को आपको हाईलाइट करना होगा तब, और उस चीज को हाईलाइट करने के आपको मैं दूंगा एडिशनल मार्क्स। और होगा ये कि बच्चों इससे कि एंड ऑफ द ईयर तक आते आते एग्जाम, जब हम बोर्ड एग्जाम पर बैठे होंगे तब तक हमारे पास अराउंड 500 वर्ड्स नए जो होंगे वो लर्न होंगे, जो कि हमारी वोकेबुलरी को और ज्यादा स्ट्रेंथन अप कर देगा। हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे होंगे, क्योंकि इंग्लिश एक इस तरह का सब्जेक्ट है बेटा, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है कंप्लीटली। यहां पर एक्सप्रेशंस जो होंगे आपके लैंग्वेज को जो बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा वही बेटर मार्क्स लेके आएगा। तो एम रखना है बच्चों 90 का कम से कम, और आसान भी है बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 स्कोर करना। तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में किस तरीके से आप इतना स्कोर कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान रहने वाला है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में। आप वर्ड्स किस तरीके से चॉइस करते हैं, कि आफ्टर ऑल लिटरेचर तो पूरी तरीके से कहानियां हैं। कहानी तो बच्चे, किसी भी क्लास का बच्चा, कोई भी एज कैटेगरी का बच्चा सुन लेता है, पर इंपॉर्टेंट होता है बेटा उस कहानी से आप कितना उसको लिख पाते हैं, कितना बेहतर आप लिख पाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे हो। तो हम हर क्लास में तकरीबन 3 नए वर्ड सीखेंगे, और वो वर्ड्स अब मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। मेरे अर्लियर प्रीवियस क्लास के बच्चे वगैरह जो है वो उस चीज को समझते आ रहे हैं। इससे पहले मैं उनको होमवर्क देता था तो बच्चे जो थे वो ऐसे टिपिकल एटम बम जैसे वर्ड्स चूज कर लेते थे, जिसकी वजह से वो खुद भी भटक जाते थे, उनको याद नहीं रहता था। तो इस बार मैं खुद आपको दूंगा और वो आपको याद करने होंगे, वो आपको समझना होगा, उससे सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के पहले वर्ड में, जो कि है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब है बच्चों एंग्री लुक, गुस्से से दिखना, मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्से से देखना, किसी को घूरना, जो आजकल आप लोग करते हैं ना, वही चीज ग्लेयर। कंसाइज, कंसाइज मीन्स एक्सप्रेसिंग व्हाट नीड टू बी सेड विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सीधी बात, नो बकवास। यानी खुद को उस तरीके से एक्सप्रेस करना जिसमें हम अननेसेसरी वर्ड ना इस्तेमाल करें, सीधी बात करें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड वर्ड है बेटा गैस्प। गैस्प मतलब होता है टू टेक अ क्विक डीप ब्रेथ विदाउट ओपन माउथ, स्पेशली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और इन पेन। कभी कभी होता है, ऐसी सिचुएशन बहुत आती है जब हम थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं या डर जाते हैं, तो एक सुकून से हम एयर पास करते हैं जबान से, उफ, इस तरीके का कुछ, तो उसको कहते हैं गैस्प। यह आपकी स्टोरी राइटिंग में बहुत यूज हो सकता है बेटा, इसका बहुत बड़ा यूज आ सकता है, बहुत ज्यादा जगह पे इसको यूज कर पाएंगे जब आप स्टोरी राइटिंग पे आएंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होगी और इन वर्ड्स का भी आपको यूज करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।